Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. In our last class, we have done the 1 mark question from the chapter. Now we will do the 3 marks question from the chapter that all questions are will be previous year questions. इस क्लास में हम पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो वीडियोस हैं एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखनी है वो ये देखनी है कि हमारी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते हैं या हमारे कुछ वीडियोज में कुछ हमारा एक्स्ट्रा मिलता है आपको या नहीं मिलता है जो बुक से भी अच्छा होता है। हम दूसरा ये देखेंगे कि जैसे कौन सा क्वेश्चन है जो कई बार क्या होता है, कई बार कंसेप्ट से तो रिलेटेड होता है लेकिन सीबीएसई उस क्वेश्चन को बुक के आउटसाइड ऑफ द सिलेबस से पूछ लेती है जिसमें आपकी इंडिविजुअल नॉलेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके चैप्टर से नहीं है, इसमें आपकी इंडिविजुअल नॉलेज का नाम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़रूर ध्यान देना होता है बेटा। जो क्वेश्चन बार-बार आपके रिपीट होते हैं, बस ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बार-बार रिपीट हुआ है 2012 में, 2016 में, 2015 में, 2016 में। लेकिन सीबीएसई ने एक काम ज़रूर किया है, हर बार इस क्वेश्चन को पूछने वाली चीज को क्या कर दिया है बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और ये क्वेश्चन ना आपकी कहीं पे भी आप अगर मान ले सिविल सर्विसेज की कभी तैयारी करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें माइनिंग एक्टिविटी की बात हो रही है। खनन माफिया तो आपने सुना ही होगा, न्यूज पे चलता रहता है। तो उस एक्टिविटी में जो पीपल्स हैं उनके साथ क्या घटित होता है। जैसे 1 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो वहां पे तो हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लिख ली थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है, हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस। हमारी जो माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस है वो हो सकती है कैसे, एक्सप्लेन कीजिए 3 मार्क्स में। सेकंड टाइप से कैसे पूछा गया, हाउ इज द माइनिंग एक्टिविटी इंजीरियस टू हेल्थ। हैजार्डस का मतलब क्या होता है, वही होता है व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। माइनिंग अफेक्ट द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बोथ, कमेंट। माइनिंग जो अफेक्ट करती है हेल्थ को भी और एनवायरनमेंट को, दोनों को, उन दोनों के बारे में कमेंट करना है। और फोर्थ क्वेश्चन, और हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस, माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस कैसे हो सकते हैं, इस चीज के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, माइनिंग एक्टिविटी अफेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बोथ, कमेंट। तो सभी क्वेश्चंस की सेंस एक ही है कि माइनिंग एक्टिविटी का जो हेल्थ है उसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताना है, बस सीधी सी बात यही है। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट, व्हाट इज द हैजार्डस, व्हाट इज द एक्टिविटी इंजीरियस टू द हेल्थ ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटीज, कमेंट और एक्सप्लेन। ये एक ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस एक ही हैं, दीज आर द सेम क्वेश्चंस, बट द लैंग्वेज ऑफ आस्किंग बाय द सीबीएसई विल बी चेंज्ड, वो थोड़ी सी चेंज है। The mining activity is injurious to health of the miners and environment as, first of all you have to write about the, जैसे ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन करते हैं ना कि फलानी चीजें पराई चीजें ऐसे हैं, तो आपको लिखना है माइनिंग एक्टिविटीज इंजीरियस टू हेल्थ ड्यू टू द फ्लोइंग रीजंस, और उसके बाद आपके रीजन स्टार्ट हो जाते हैं। यू कैन आल्सो डू द क्वेश्चन इन पैराग्राफ व्हेन द क्वेश्चन इज एसे टाइप क्वेश्चन। जब एसे टाइप क्वेश्चन आता है देन यू कैन हैव टू मेक हेडिंग्स and the question is written according to the headings के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, and you have to complete 120 words for that question। तो आपको 120 वर्ड्स उस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करने पड़ते हैं जब आपकी बात आती है किसकी, माइनिंग एक्टिविटी की। तो माइनिंग एक्टिविटीज इंजीरियस टू हेल्थ ऑफ द माइनर एनवायरनमेंट एज द डस्ट एंड द नॉक्सियस फ्यूम। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, the dust and the noxious fumes inhaled by the miners make them vulnerable to the pulmonary disease। The same question we have read in the 1 mark question, in 1 marks questions। सेम क्वेश्चन हमने 1 mark क्वेश्चंस में पढ़ा था। The dust and the noxious fumes inhaled by the miners make them vulnerable to the pulmonary disease। जो हमारी डस्ट होती है और noxious fumes होती है that is injurious to health, जो कि आपकी माइनिंग सेक्टर से आती है। क्या, the dust and the noxious fumes के बारे में बात हुई है। सेकेंड, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, माइन की जो रूफ्स होती हैं दैट आर दे आर कोलैप्सिंग, वो कोलैप्स हो जाती हैं, दैट इज आल्सो द मेन रीजन विच इज रिलेटेड टू द माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस। अब माइन की रूफ्स जो हो जाएंगी बेटा, वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगे, तो इट विल आल्सो रिलेटेड टू द इंजीरियस टू हेल्थ, दैट इज उनसे किसी की भी जान जा सकती है, किसी को सांस घुटने से मौत हो सकती है, कोई भूख के कारण मर सकता है। बिकॉज व्हेन ए माइन वॉल विद मैंने roof of mine is collapsed, it will take time to clear that, so
मलबे को दूर करने के लिए वहां पे टाइम लगता है ज्यादा थोड़ा सा, तो उसको हटाने के लिए, मलबे को हटाने के लिए, दैट रिमेनिंग्स ऑफ द माइंस फ्रॉम द रूफ से विल बी क्लियर्ड बाय द सेवरल मशीन्स एंड द मैन लेबर, बट इट विल टेक टाइम। इसको टाइम लगता है बेटा, तो उस टाइम के बीच में कुछ भी घटित हो सकता है किसी के बीच, क्योंकि वो पहले से ही वो पल्मोनरी डिजीज से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। अब उनकी सांस बिल्कुल फूल जाएगी और वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाती है। इनुडेशन ऑफ कोल माइंस आर ए कांस्टेंट टू इनुडेशन ऑफ कोल माइंस का बेटा एकदम से कोल माइंस में क्या हो जाती है, इंडुडेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे आपका पिछला वाटर रिसोर्सेज आया था, वहां पे मैंने इनुडेशन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी थी, जैसे कि बंगाल साइड में इनुडेशन होता है फ्लड प्लेन्स का। इनुडेशन का मतलब होता है भरा हुआ, तो कोल माइन से भरा हुआ कुछ भी आ जाता है बेटा, इनुडेशन ऑन कोल माइंस। ये भी क्या होता है कॉन्स्टेंट, जब चीजें कुछ भरी हुई होती हैं और वहां पे कोल माइंस पूरी की पूरी भर जाएंगी, तो वहां पे सांस लेने की बीमारी भी हो सकती है आपको। वाटर सोर्सेज उस रीजन के क्या हो जाते हैं, कॉन्टेमिनेटेड हो जाते हैं। दैट इज आल्सो मेन रीजन बिहाइंड द माइनिंग एक्टिविटीज हैजार्डस फॉर द पीपल्स दोज आर वर्किंग इन द माइनिंग एक्टिविटी एज वेल एज दोज पीपल्स whose are living nearby the mining activities, because इसी को लेकर आंदोलन होते हैं कम्युनिटी, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे एक कम्युनिटी ने माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ क्या कर दिया था बेटा, आंदोलन कर दिया था। वो क्यों होता है, उसकी वजह से साइड के जो एयर की क्वालिटी है वो भी कंटामिनेटेड होती है, और एयर की क्वालिटी के साथ साथ वाटर भी कंटामिनेटेड होता है, तो इसीलिए कम्युनिटी क्या करते हैं, उसके ऊपर बेटा केस कर देते हैं, उसके ऊपर आंदोलन चलते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी हैजार्डस फॉर द पीपल दोज आर वर्किंग इन द माइंस एज वेल एज दोज पीपल्स दोज आर लिव नियर बाय, मतलब जैसे जो आसपास रहते हैं उनके ऊपर भी कंटामिनेशन हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी leads to degradation of land and soil to increase in the stream and river। क्या मतलब जो अब वो वेस्ट आएगा फ्रॉम माइनिंग से, या तो आप उसको किसके ऊपर रखेंगे, लैंड के ऊपर रखेंगे, या फिर उस स्लरी को कहाँ पे रखेंगे, आप जो रिवर वगैरह उसके अंदर डालेंगे बेटा। तो जो डंपिंग ऑफ वेस्ट और स्लरी कहाँ पे जाई जाती है बेटा, इंक्रीज इन द स्ट्रीम में लाई जाती है, सोइल में या लैंड पे। तो देखो लैंड पे जाएगी तो डिग्रेडेशन ऑफ सोइल और लैंड का डिग्रेडेशन होगा, अगर रिवर में जाएगी तो वहां का वाटर कंटामिनेटेड होगा। लेकिन एक बात जरूर है, कोल माइन जो इनकी सैलरी होती है, इनको ये कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स का होता है जो वहां से ये ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी एक मेन चैलेंज होता है, जहाँ पे क्या होती है बेटा, पोल्यूशन के लिए जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 1 तो पढ़ा था डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स, नंबर कोलैप्सिंग ऑफ द रूफ्स, नंबर 3 इनुडेशन ऑन द कोल माइंस, नंबर 4 वाटर गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू द माइनिंग, एंड नंबर 4 वेस्ट एंड सैलरी के कारण लैंड डिग्रेड हो जाती है या सोil डिग्रेडेड हो जाती है। अगर आपकी इस सैलरी को आप वाटर बॉडीज में डालते हैं तो इसके द्वारा क्या डिग्रेड हो सकता है, इसके द्वारा बेटा आपका जो वाटर है वो भी क्या हो सकता है, contaminated हो सकता है। तो these are the some of the hazardous things which will be happen due to the mining activity in a place। जो mining activity में एक place होता है वहां पे उसकी वजह से हो सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज माइका कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। में माइका को इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है, इंडिया हैज रिजर्व फॉर माइका, इंडिया में रिजर्व है बेटा माइका के लिए, माइका का प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसके रिजर्वेशन अच्छे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। 3 रीजंस बताने हैं, और दूसरा माइक इज द वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे बेटा। इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स है, लेकिन किससे, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज से बेटा, ये बोलना पड़ेगा। माइका इज एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस इसमें बिल्कुल लॉस होता है बेटा, लो होता है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन पावर का लॉस फैक्टर जो कितनी पावर लॉस होगी, क्योंकि देखो एक बात सुनिए, आप ध्यान से सुनना, जब आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे उसमें जब आपका रेजिस्टेंस आएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि जब वन पार्ट से दूसरे पार्ट में विद द हेल्प ऑफ वायरिंग्स आप अगर एनर्जी को भेजते हो, तो उनमें से कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है ड्यू टू द हीटिंग एलिमेंट के कारण। आपकी वायर जो गर्म होती है ना, कि आपने वन एंड से जितना भी करंट आपने दूसरे एंड पर भेजा, उतना करंट कभी भी नहीं मिल सकता, बिकॉज सम एनर्जी सम पावर इज लॉस्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज द हीटिंग फैक्टर। और हीट फैक्टर के कारण क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है। तो इसी के कारण गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। गुड कंडक्टर वो होता है जो सबसे कम लॉस करता है, देखो लॉस तो पक्का होगा, दैट इज यूनिवर्सल ट्रू।
ऐसा नहीं होगा कि आप जितना करें कि वायर में से कुछ ना कुछ तो लॉस पक्का होगा। कोई गुड कंडक्टर भी है तो वो भी कुछ ना कुछ लॉस करेगा पावर का, लेकिन बहुत कम लॉस करेगा एज कंपेयर टू अदर पावर का। तो कंडक्टर भी क्या करेगा, लॉस करेगा, कम करेगा, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, पावर को क्या लॉस करने की, पावर को कम लॉस करने का फैक्टर होता है। और जो ये टॉपिक आता है बेटा, ये आपका अंदर आता है रेजिस्टेंस। इसको इस तरीके से समझिए कि करंट जब किसी वायर से पास होता है, जब पावर को आप पास करते हैं, एनर्जी को पास करते हैं, तो उसमें से कुछ एनर्जी वायर के अंदर ही रह जाती है। उसके बाद हमें बची हुई एनर्जी मिलती है, दैट इज नोन एज द, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा पावर लॉस फैक्टर होता है। इसमें क्या होती है बेटा, इसकी लो होती है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करने नहीं देती, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। एंड रेजिस्टेंस टू द हाई वोल्टेज, और किसके प्रति, हाई वोल्टेज के प्रति क्या रहता है बेटा, रेजिस्टेंस रहता है। मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, तो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट की जगह ना आप इसको इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को सेकंड पॉइंट बना दीजिए, और नंबर दो रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है, दैट इज आल्सो द मेन रीजन सो दैट द माइका इज मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। इस तरीके से लिखिए, तब आपका सही रहेगा। तो मैंने बता दिया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, दीज आर सम फैक्टर्स सो दैट द माइका इज इंडिस्पेंसिबल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। से क्या होती है, इंडिस्पेंसिबल होती है। विच आर द टू मेन मिनरल यूज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए सीधी सी बात है, एक थोरियम तो आपका आएगा ही आएगा, बस उसके साथ एक यूरेनियम और ले लीजिए। भाई यूरेनियम और थोरियम है, मैंने टू स्टेट्स वेयर दिस मिनरल्स आर फाउंड, उन स्टेट्स का नाम बताना जहाँ पे मिनरल्स मिलता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेन एटम के स्ट्रक्चर को जब अल्टर करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विच सच एज अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी इज रिलीज, जब ऐसा अल्टरेशन किया जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसकी फॉर्म में होती है बेटा, वो हीट की फॉर्म में होती है। एंड दिस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, और उसी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं किसको जनरेट करने में, इलेक्ट्रिक पावर को। तो सबसे पहले तो इसने प्रोसीजर बताया, जिसने पूछा टू मेन मिनरल यूज्ड, और दूसरा नेम टू स्टेट। क्वेश्चन तो ये था, लेकिन इसने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है कि मिनरल्स में क्या किया जाता है। मिनरल्स जो होते हैं बेटा, उनमें होता क्या है कि मिनरल्स की जब हम एटम की स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसको क्या कर देते हैं, अल्टर्ड कर देते हैं, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि एनर्जी वहां से रिलीज होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम पावर के रूप में करते हैं। अब मेन बात आती है, व्हाट आर दीज टू मिनरल्स, कौन कौन से, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम। तो कौन कौन से बेटा, यूरेनियम एंड थोरियम। थोरियम तो आपको मोनोजेट साइड में मिलता है, केरला में मिलता है बेटा। नेम कहाँ पे मिलता है, केरला में। यूरेनियम और थोरियम आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर, आप लिखा हुआ है बेटा, लेकिन पहला वर्ड, पहला पार्ट भी पढ़ लीजिए। व्हेन सच अल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, को जनरेट करती है। यूरेनियम और थोरियम आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर अवेलेबल इन झारखंड और राजस्थान। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं। और यहाँ पे आप एक मोनोजेट सैंड जो है बेटा केरला की, वो भी लिख सकते हैं, उसमें से भी क्या मिलता है आपको, थोरियम ही प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर एटॉमिक एनर्जी की बात आएगी तो दो ही बातें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, तो जो एटम उसकी स्ट्रक्चर को आप क्या कर देते हैं, एल्टर कर देते हैं। किसके स्ट्रक्चर को बेटा, एटम की स्ट्रक्चर को आप क्या कर देते हैं, एल्टर कर देते हैं। और उसको एल्टर करने से आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है, उसका इस्तेमाल आप पावर को क्रिएट करने में, पावर को जनरेट करने में करते हैं। और ऐसे दो जो मिनरल्स हैं, ऐसे दो कौन कौन से हैं, एक तो यूरेनियम है और एक थोरियम है। ये कहाँ पे मिलते हैं, झारखंड और राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक और बताना हो थोरियम का राज्य, तो मोनोजाइट सैंड है बेटा केरला की, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। तो दिस इज योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट आर द टू मेन मिनरल्स यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें कौन कौन से मिनरल आते हैं, नेम टू एन स्टेट, स्टेट्स के नाम भी बताने थे कि कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकते हैं बेटा, इन स्टेट्स के बारे में भी बताना था। आगे देखिए, हाई जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है, तभी तो आप बता पाओगे ना कैसे प्रोड्यूस होती है, किसके मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीटिंग सोर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ का हीटिंग सोर्स होता है ना, वहां से आपको क्या मिलती है, जियोथर्मल एनर्जी मिलती है।
द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली होटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। और जब हम इसके बिल्कुल सेंटर में पहुंचेंगे तो ऐसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। जो अर्थ इतनी ज्यादा गर्म है बेटा कि इतनी ज्यादा गर्मी है नीचे की कोई भी चीज वहां पे सरवाइव कर सके, तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर जाना इम्पॉसिबल है। दैट इज इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है बेटा, वो करा ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इनफ मिल जाती है, जहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, जहाँ तक हमारे इंस्ट्रूमेंट पहुंच सकते हैं वहां तक हमें जियोथर्मल एनर्जी मिल जाती है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो किसके कारण होती है बेटा, वो आपकी अर्थ की टेम्परेचर के कारण होती है। अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे डेप्थ होती है वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वे वे जियोथर्मल एनर्जी ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर आप फाउंड एट शैलो डेप्थ। जब शैलो डेप्थ में आप जब डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या मिलता है आपको, हाई मिलता है। हाई टेम्परेचर फाउंड एट शैलो डेप्थ। और जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ। अगर ग्रेडियंट ये इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट। वहां पे ग्राउंड वाटर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, और गर्म हो जाता है। इट इज सो हॉट दैट इट राइज टू द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ सरफेस इतना गर्म हो जाता है कि राइज होता है, इट टर्न्स इनटू स्टीम। और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टीम का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, ड्राइव टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इससे हम टरबाइन को घुमाते हैं और जिससे हमें कौन सी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे पानी है, पानी को मान लीजिए जियोथर्मल में जैसे हम नीचे पहुंचे वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे साइड में रॉक्स वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, वहां पे क्या चला जाएगा बेटा, पानी है ना, वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा उस टेम्परेचर के कारण। और जो हॉट एयर है ना वो हमेशा कोल्ड के ऊपर रहती है, और वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो ऊपर आने की कोशिश करेगा स्टीम की फॉर्म में। तो जब वो ऊपर से स्टीम की फॉर्म में आएगा तो ऊपर एक टरबाइन लगा होगा, बस उस टरबाइन को वो रोटेट कर देता है और उसको रोटेट करने से हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन वाटर के हॉट होने से पहले आपको क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है कि जियोथर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू द अर्थ। ये अर्थ की हीट से रिलेटेड होती है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ पे क्या होती है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वहाँ पे वाटर गर्म हो जाता है, स्टीम के रूप में ऊपर आता है, रोटेट करता है टरबाइन को और हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। आगे देखिए। Name the non-metallic minerals such as which can split easily into thin sheets. Thin sheets को बोलते हैं malleability. What is the property in which metal can be converted into thin sheets में convert हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, malleability बोलते हैं। माइका इज द नॉन मेटल, और देखो नॉन मेटेलिक मिनरल बना था ना बेटा। अब थिन शीट्स में माइका का मैंने बताया था कि बहुत पतला हो सकता है और इसकी बहुत सारी लेयर लग सकती है, छोटी सी लेयर में 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा लेयर आप लगा सकते हैं, तो माइका होता है बेटा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अगर मेटेलिक मिनरल्स पूछोगे तो आपके वो कॉपर हो सकते हैं। कॉपर जो नॉन फेरस है वो भी क्या बेटा, मेलिएबल होता है, विच कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे इसने नॉन फेरस नहीं, इसने फेरस के बारे में पूछा है। फेरस के बारे में नहीं, इसने नॉन मेटेलिक के बारे में पूछा। दैट इज माइका विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। माइका कहाँ पे यूज होता है, अभी अभी ऊपर पढ़ा। इसमें क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंस का होता है, हाई ग्रेडियंट होता है, लो पावर लॉस होता है, और ये इंसुलेटिंग के रूप में काम करता है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका काम आता है, तो वही यहाँ पे लिखा होगा। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज माइका यूज्ड इन दीज इंडस्ट्री ड्यू टू द एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। ये चारों पढ़े थे हमने, चारों अलग अलग पॉइंट में पढ़े थे, तो आप इसका अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। माइका यूज्ड इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 1 पॉइंट। इट हैज ए लो पावर लॉस फैक्टर ड्यू टू दिस इट कैन बी यूज्ड। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, insulating properties and resistance of high voltage, that is also in another property, so that mica is used in the electric and electronic industry, that is also a हमारा उसका आंसर हो सकता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री यूज माइका एज एन एक्सटेंडर एंड फिलर, फिलर के रूप में और एक्सटेंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं बेटा किसमें, प्लास्टिक इंडस्ट्री में। ये भी कुछ नया आया, इसको ध्यान देना। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन करना है मिनरल का इंपॉर्टेंट क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। हमें क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए, नंबर 1 आता है बेटा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑफ मिनरल देखो पूरा पढ़ लेते क्वेश्चन एक बार। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स विल बी इम्पोर्टेंट। हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स, मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कैसे कर सकते हैं ये भी बताना और क्यों है बेटा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज important for the following reasons। सबसे पहली बात तो एग्जॉस्टिबल्स है। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल विच कैन बी एग्जॉस्टेड, दे आर लिमिटेड, और ये लिमिटेड भी है बेटा। क्या है ये? लिमिटेड भी है। दैट इज आल्सो अनदर क्वेश्चन। मिनरल्स है मैनिफोल्ड यूज, बहुत सारे इसके यूजेस हैं बेटा। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो एक्सेलरेटेड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल को तेज कर देती है। तो ये मिनरल्स के रीजंस हैं बेटा कि हमें क्या है, उनको कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैसे। बाई, सबसे पहले तो एफिशिएंट यूज ऑफ देम करेंगे, मतलब उसकी यूटिलिटी ऑप्टिमम हो, नंबर वन रीजन। और यूजिंग रिसाइकेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, एक्सट्रैक्शन कम कीजिए। दैट इज आल्सो द अनदर केस। इन दिस वे दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव इन विच वी कैन सेव द, हमारे मिनरल्स को हम बचा सकते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। कंजर्वेशन मिनरल्स इज इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? मिनरल्स क्या है? एग्जॉस्टिबल्स हैं, देयर लिमिटेड है। मैनी मिनरल्स हैव मैनीफोल्ड यूजेस, बहुत सारे इनकी यूजेस हैं। लेकिन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेशन ऑफ मिनरल्स को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। सो वी कंजर्व मिनरल बाय टेकिंग एन एफिशिएंट यूज ऑफ देम, के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं बेटा? हम कंजर्व कर सकते हैं यूजिंग द रिसाइकेबल रिसोर्सेज के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। Why is energy required for all activities? How can energy can be generated? देखो एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है सभी के लिए, एक तो इसके बारे में बताना है, और एक हमें एनर्जी के सोर्स बता रहे बेटा कि एनर्जी के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। उन सब सोर्सेज के बारे में बता रहा है। देखो सबसे पहले हमें एनर्जी को बताना कि सारी एक्टिविटीज में कैसे काम आती है। देखो एनर्जी क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो इसका भी रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से सेक्टर से होती है। इसमें आपके सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। अब ऑल सेक्टर्स में एनर्जी चाहिए। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूँ एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए इन टाइप ऑफ फ्यूल के रूप में भी या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी चाहिए। दूसरा सेक्टर क्या आता है? सेकेंडरी में आती है इंडस्ट्रीज, वहाँ तो चाहिए ही चाहिए मशीन वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। तो तीसरा सेक्टर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जो कि होता है कम्युनिकेशन होगी या सर्विसेज होगी, तो वहाँ पे भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के तो मोबाइल फोन हो गए या हमारे कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन हो गया जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो वो भी नहीं चल पाएगा। अगर सर्विस देगा कोई, मान लो फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वी हु इज गिविंग सर्विस, जिसको वो सर्विस दे रहा है, सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो वो भी तो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा बेटा। वो भी तो एनर्जी को बल्ब के रूप में इस्तेमाल करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा ताकि बच्चों का बैठने का स्थान हो, और इलेक्ट्रिसिटी आए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करेगा। तो दीज आर द केसेस की इलेक्ट्रिसिटी तो हमें हर कदम पे चाहिए। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इन ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड क्या है? एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। देखो वही सेक्टर की बात आ गई, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर है, चाहे वो आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मैंने आपको समझा दिया। एक तो मैंने एग्जांपल लिया आपके हाउस होल्ड का, जहाँ पे आप कुकिंग में भी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप जो आपका चलता है, जिसके जरिए आप जॉब करते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपका मोबाइल फ़ोन है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेशन करते हैं, उसको भी एनर्जी चाहिए। उसके अलावा रात को सोते एसी है, एसी को भी कम्युनिकेशन, उसको भी एनर्जी चाहिए। जो आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग को भी एलपीजी एनर्जी चाहिए बेटा। तो सारी एनर्जी के सोर्सेज आपको कहाँ से मिलते हैं बेटा? हमारे मिनरल से मिलते हैं। तो ये होगी बेटा, एवरी सेक्टर को किसकी आवश्यकता होती है बेटा? एनर्जी की आवश्यकता होती है। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। और कंजप्शन ऑफ एनर्जी है बेटा, सारी फॉर्म्स में क्या हो रहा है बेटा? स्टेडली राइजिंग हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। सारी की सारी कहाँ पे बेटा? सारी की सारी हाउ कैन बी, ये एनर्जी की एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जब देश डेवलप होगा, अगर मान लो देखो डेवलप्ड होगा, तो सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे, अपना जो प्रॉफिटेबल पार्ट है ना वो सबका इंक्रीज होगा, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब जैसे आपकी कंट्री डेवलप्ड हो रही है, तो उसके जो परमिटिव टूल्स थे, जिसमें से सब के सब क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा? मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो मॉडर्नाइज होना स्टार्ट होंगे, तो क्या लेंगे बेटा वो? अब आपसे क्या लेंगे? एनर्जी की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो दैट्स वाई एनर्जी का कंजप्शन क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है। कई बार तो एनर्जी के कंजप्शन को ना, इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को क्या माना जाता है बेटा? डिग्री ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है, कि जो देश सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है।
सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या ये आपको भी सही लगता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी देश को डेवलप मानना चाहिए, या फिर उस देश की शिक्षा, हेल्थ या इन सब चीज़ों को देखकर डेवलप मानना चाहिए? तो आप मेरे को ये ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि ये सिर्फ सेक्टर है आपके मटेरियलिज्म से रिलेटेड है, आपके सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। आप किसी देश में एनर्जी तो ज़्यादा यूज़ होती है और उसके साथ-साथ वहाँ पे हेल्थ बहुत बुरी है, सैनिटेशन चीज़ें नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिच एंड पुअर के बीच का गैप हो जाएगा। तो अब देखो, रिच ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा है, तो रिच बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने रिच है उससे ज्यादा गरीब है, लेकिन वहां पे तो देश की इनकम तो दोनों को मिलाकर ही बताई जाती है ना। तो ओवरऑल तो आप बोलोगे कि देश डेवलप्ड है, लेकिन जो ये एक सबसे मेन दिक्कत है ना हमारी इकोनॉमी की, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हमारी इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसको आप कैसे दर्शाओगे? उसको आप नहीं दर्शा सकते बेटा, दैट इज आल्सो ए केस। तो किसी भी एनर्जी को रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप मॉडर्नाइजेशन लेना चाहेंगे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपको, एग्रीकल्चर में भी आपको क्या चाहिए, आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और द टू मेनी वेज ऑफ जनरेटिंग, देखो नहीं, थोड़ा सा और रह गया वो क्वेश्चन। Rising price of oil and gas and their potential shortage have raised certainties about the security of energy supply in future बेटा। प्राइस ऑफ ऑयल जो हमारे राइजिंग हुए हैं बेटा, और गैस के, देयर पोटेंशियल शॉर्टेज आ गई है बेटा, किसमें, अनसर्टेनिटी होगी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर्स में। सो एनर्जी कैन बी जनरेटेड, तो ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, जो रिक्वायर्ड होती सारी हमारी एक्टिविटीज के लिए। अब दूसरा क्या है बेटा, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इन सबसे हमारे एनर्जी के ये हमारे सोर्सेज हो सकते हैं बेटा। या तो हम कोल एंड पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके, कोल का इस्तेमाल करके हम किसी इंडस्ट्रीज में एनर्जी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम हम व्हीकल्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस के द्वारा आप घर पे भी इस्तेमाल कर रहे हो गैस का, और हम गैस का इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर रहे हो। और नंबर 4 क्या बेटा, यूरेनियम से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। और चौथा क्या है बेटा, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, वो आपको एनर्जी के रूप में घरों में मिल रही है, वहाँ पे आप डोमेस्टिक यूज कर रहे हो बेटा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू मेन वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक तो थर्मल होती है, एक हाइड्रो होती है, इन दोनों के बारे में बताना बेटा। तीसरा जो आपका एटम से रिलेटेड है उसके बारे में ज्यादा ना करें डिस्कस, तो जब बिल्कुल सही रहेगा। तो इनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेटा थर्मल एनर्जी, सबसे पहला क्या है, थर्मल, और दूसरा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दो मेन वेज बताने हैं, और उनमें से उसमें बोल दिया कि एक दूसरे से डिफरेंस कैसे, एक दूसरे से अलग कैसे है। तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं उनके बारे में। देखो, सबसे पहले आती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। क्या आती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कैसे ऑब्टेन की जाती है, कोल का इस्तेमाल करके, पेट्रोल का इस्तेमाल करके, या नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके। इन सब चीजों से क्या यूज की जाती है बेटा, थर्मल एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, और किससे प्रोड्यूस होती है बेटा, दूसरे वाली, वाटर से प्रोड्यूस होती है। थर्मल किससे होती है भाई, हीट हम प्राप्त करते हैं या तो कोल से प्राप्त करते हैं, या फिर पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, या फिर नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं। तो हमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या होती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमें क्या मिलती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बेटा। और दूसरा जो है वो क्या है बेटा, दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका, जहाँ पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, आपको वाटर से मिलती है। तो इस तरीके से हम मिलेंगे बेटा। तो ये हमारे मेन रीजंस है बेटा, जिसके द्वारा हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। दूसरा एक है नॉन रेन्यूएबल, जिसको हम रेन्यूएबल नहीं कर सकते, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये एकदम से नहीं प्रोड्यूस होते बेटा। तो इनको जितना मिलने में, जितना बनने में टाइम लगा है, उसके हिसाब से रेट ऑफ कंजप्शन ज्यादा, उस हिसाब से में इलेक्ट्रिसिटी में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इनका इस्तेमाल जब आप व्हीकल्स वगैरह में करते हैं वो भी गलत है, जब उसका अल्टरनेटिव आपके पास प्रेजेंट है तो आपको इन सब चीजों को सेव करना चाहिए। ये तो बिल्कुल इजी रिसोर्स है, बिल्कुल आप इनका इस्तेमाल तो कभी भी कर सकते हैं, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री की मजबूरी, अब हमारा देश एकदम से पेट्रोल को कैसे बंद कर दे, जब उसने इतनी गाड़ियों को लॉन्च कर दिया, डीजल और हमारी जो कि हमारे पेट्रोल से रिलेटेड है, इतनी गाड़ियों को उसने लॉन्च कर दिया। अब कम से कम एक गाड़ी की लाइफ 15 साल तो है ना।
तो लोग 15 साल तक तो आपको पेट्रोल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। तो अगर 15 साल पहले आपने उन गाड़ियों का इस्तेमाल ना करके आपने गैस की गाड़ियां चला दी होती, तो आज हमारे सारे देश में गाड़ियां किससे चल रही होती? नेचुरल गैस से। दैट्स व्हाई वी कैन से, इसलिए हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री से 40 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं, क्योंकि हम सब एकदम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज आप करना चाहते हैं, आप चलिए चेंज करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप ये चीज चेंज करना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियां है ना, और जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, वो कोल और पेट्रोलियम से पूरी ना हो, नहीं। क्योंकि आपके पास सबसे पहली बात तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के इतने सोर्सेज नहीं है, इतने ज्यादा डैम्स आपके पास नहीं है, तो आपको पेट्रोल को यूज करना आपकी मजबूरी बन गया है। और सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कहाँ पे सब चीजें, सब आपके ऊपर चिल्लाने लगेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। अब उसको इलेक्ट्रिसिटी आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी देनी है, अब उसको आपकी डोमेस्टिक सेक्टर में देनी, तो कहाँ से देगी? यहीं से तो पूरी करेगी, कोल और पेट्रोलियम से। क्योंकि अगर उसने हाँ इतना कर सकती है कि वो, जैसा उनके पास पैसा आता, बजट आता है, तो थोड़ा दिमाग लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय जैसे थर्मल है, थर्मल से छोड़कर वो जैसे विंड एनर्जी है, टिडल एनर्जी है, जियो थर्मल है, इनके ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो उनमें अगर इंक्रीज होगा ना, अगर सोलर वगैरह में इंक्रीज होगा, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में पेट्रोलियम का, कोल का और नेचुरल गैस का ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज वो कर सकती है, तो इसके दोबारा चेंज आएंगे। लेकिन अगर वो कोई स्टार्टअप ही नहीं लेगी, अब वो सोलर की तरफ ध्यान ही नहीं देगी, और फिर वहां पे देश में चेंज आने वाले नहीं है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा। और वो सबसे मेन दिक्कत वाली बात हमारे लिए हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारे कुछ सबसे मेन प्रॉब्लम्स है कि हमें इन रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए बेटा? बचाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बेटा क्या? इट कोज पोल्यूशन। ये क्या कोज करता है बेटा? पोल्यूशन कोज करता है। कौन है वो? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है जो क्या कोज करता है बेटा? पोल्यूशन कोज करता है। और सेकंड क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है बेटा? डज नॉट कोज पोल्यूशन, या पोल्यूशन को कोज नहीं करती। दैट इज आल्सो द मेन रीजन इट डज नॉट कोज पोल्यूशन। इसके द्वारा पोल्यूशन नहीं होता, जो कि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जब भी आपका कोल, पेट्रोलियम ये सब बर्न करेंगे, तो इससे क्या इंक्रीज होता है बेटा? पोल्यूशन इंक्रीज होता है। इट इज एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। इसमें एक्सपेंसिव होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है? ये एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा, इट हैज द, देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में स्टेटमेंट को बताइए। नेचुरल गैस, देखो, नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसको किस में कंसीडर किया जाता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल में कंसीडर किया जाता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें क्या बतानी है? स्टेटमेंट बतानी है हमें 2 पॉइंट्स में। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इट कैन बी ट्रांसपोर्ट इजिली। इसको हम कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजिली? इसको कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजिली, ये आपकी नेचुरल गैस है। सेकंड, पाइपलाइन हैव सेल्फ हेल्प फर्टिलाइजर। पाइपलाइन हैव हेल्प्ड इन सेटिंग अप फर्टिलाइजर। पाइपलाइन किस में हेल्प करती है? हमारी फर्टिलाइजर को सेंड करने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। इसीलिए पावर प्लांट्स ऑन इट्स वे। देखो, पाइपलाइंस ने कहाँ पे हेल्प की? हमारी सेटिंग अप फर्टिलाइजर को सेटअप करने में। एंड पावर प्लांट्स ऑन इट्स वे। और दूसरा क्या बेटा? पावर प्लांट्स जो होते हैं ना इसकी वे में, वहां पे भी क्या करती है बेटा? हमारी हेल्प करती है। ये हमारे कुछ रीजन हो सकते हैं जो मेन बैंड किसके नीचे हैं? ये नेचुरल गैस के टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इसके 2 पॉइंट, सबसे पहला तो ट्रांसपोर्टेड इजिली, और दूसरा हेल्पिंग सेटिंग ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड पावर प्लांट्स ऑन इट्स वे। और इसके जो रास्ता आता है बेटा, उसमें फर्टिलाइजर के प्लांट्स भी लगते हैं और पाला उसके पावर के प्लांट्स भी लग सकते हैं। और इसके द्वारा जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होता है बेटा, वो भी आप लिख सकते हैं। नेचुरल गैस इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ द लो कार्बन एमिशन। इसमें कार्बन का एमिशन क्या होता है? बिल्कुल लो होता है। तो दैट इज आल्सो ए रीजन किसको क्या बोला गया बेटा? इसको बोला गया एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोला गया है। नेम द मिनरल ओर फ्रॉम एल्यूमिनियम इट्स एक्सट्रैक्टेड व्हाई इट इज गेनिंग इम्पोर्टेंस। देखो क्या बोल रहा है, नेम द मिनरल ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट। देखो, नेम द मिनरल ओर बताना है जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम अपना एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कई बार बता चुका हूँ, बॉक्साइट है बेटा, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है, और एल्यूमिना से क्या बनाया जाता है बेटा? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। व्हाई इट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, इसको इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है बेटा? बॉक्साइट एल्यूमिनियम इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस। ये लाइट है बिल्कुल, गुड कंडक्टिविटी है, एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी है। और ग्रेट क्या इसके अंदर
है बेटा मेलिएबिलिटी है। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन, और किसकी स्ट्रेंथ को जोड़ता है बेटा, मेटल सच एज आयरन हो गया, इसकी स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है। इट इज मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू में मिलता है बेटा, मैकाल हिल्स, ध्यान रखना। बॉक्साइट है बेटा, और जिसमें से क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्यूमिनियम। दूसरा, इट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, क्यों गेन कर रहा है बेटा, बिकॉज ये क्या है बेटा, एक्सट्रीम लाइटनेस है और गुड कंडक्टिविटी और ग्रेट मेलिएबिलिटी है इसकी। इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन वगैरह की स्ट्रेंथ को क्या करता है बेटा, जोड़ता है। इट इज मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, कहाँ पे फाइंड होता है बेटा, हमारे अमरकंटक प्लेटू में पाया जाता है, और मैकाल हिल्स हैं जो एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी के रीजन में पाया जाता है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा हैज बीन, लार्ज डिपॉजिट्स हैं बेटा इसके, कितने हैं बेटा, लार्ज डिपॉजिट्स हैं किसमें, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है किसकी, ओडिशा की, जहाँ पे इसके लार्ज डिपॉजिट्स हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा, एंड अदर्स आर गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। ध्यान रखना, अमरकंटक प्लेटू तो मैकाल हिल्स में, प्लेटू रीजन कहाँ पे, बिलासपुर कटनी में, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बेटा, उड़ीसा में है द लार्ज डिपॉजिट्स हैं इसके, जहाँ पे हम बोल सकते हैं। और स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है और झारखंड है। एक्सप्लेन एनी थ्री डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मिनरल्स, एक मिनट रुकिए बेटा, नीचे हो गया, इन विच मिनरल जनरली ऑकर, जिनमें मिनरल्स क्या होते हैं, ऑकर होते हैं, उनके बारे में बताना है। मिनरल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स, मैंने बताया था आपको बेटा, इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेन्स एंड लोड्स में मिलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में और बेड्स में मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जो कि आपका टॉपिक था ऑकरिंग ऑफ मिनरल्स। तो ध्यान रखना, वेन्स और लोड्स में तो किसमें मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं बेटा, नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकरिंग है बेटा कहाँ पे, जो हमारी बेड की है बेटा, वहां से मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं। मिनरल ऑक्यूर इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर ऑफ मिनरल्स ऑक्यूर इन बेड्स एंड लेयर्स, किसमें मिलते हैं बेटा, बेड्स एंड लेयर्स में। तो ध्यान रखना, बस दो ही बातें हैं कि जब बात होगी किसकी, इग्नियस रॉक की और मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो कहाँ पे मिलेंगे मिनरल्स बेटा, वेन्स एंड लोड्स में मिलेंगे। और जब बात होगी बेटा सेडिमेंट्री रॉक की, तो मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे, बेड्स में और लेयर्स में मिलेंगे। एज रेजिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल के रूप में भी मिलते हैं, जैसे आपका बॉक्साइट मिलता है, और एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं कहाँ पे बेटा, आपके ओशियन वाटर में, किसके रूप में मिलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, थ्री इंपॉर्टेंट यूजेज बताने हैं किसके, कोल के, जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर, कोल इज द मोस्ट एविडेंटली फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल इन इंडिया, सबसे एविडेंटली अगर कोई चीज मिलती है तो वो कौन सी है बेटा, कोल है। इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी नीड, बहुत सारी जो नीड है बेटा नेशन के एनर्जी से रिक्वायरमेंट, वो किसके द्वारा पूरी की जाती है बेटा, कोल से। कोल से कैसी की जाती है, कोल के द्वारा हम क्या बना देते हैं, बिजली बना देते हैं, और बिजली का इस्तेमाल तो सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। तो ऐसे मत सोचना कि सब कोयला, सारी इंडस्ट्री में कोयला भेजा जा रहा है, सारी इंडस्ट्रीज कोयला मंगवा रही है कोयले में, ऐसा नहीं होता बेटा। कोल से किसको गर्म करके उससे हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और तो वहां से आप इस पावर जनरेशन कर लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन में हेल्प होती है, तो ये आपने पीछे पढ़ा था, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या आता है बेटा, पावर जनरेशन है। इट सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड, तो सप्लाई करते हैं एनर्जी को किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करती है। कहाँ पे ये एनर्जी सप्लाई करती है, डोमेस्टिक में भी, और एज वेल एज कहाँ पे करती है बेटा, डोमेस्टिक के साथ साथ ये आपकी सप्लाई कहाँ पे करती है, आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करती है। तो ये क्वेश्चन था, तो क्या मोस्ट एविडेंटली फ्यूल्ड है, सब्सटेंशियल पार्ट है बेटा नेशन की एनर्जी नीड्स का, और पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है, और एनर्जी को इंडस्ट्री में किया जाता है। Why it is essential to use renewable sources of energy, एसेंशियल क्यों है रेन्यूएबल सोर्सेज को करना, क्योंकि देखो नॉन रेन्यूएबल्स में दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उनको बनने में बहुत साल लगेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी वो करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है बेटा, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो इसीलिए जरूरत है बेटा। और हम एविडेंस भी है किसमें, हमारे हम रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए एविडेंस देंगे, क्योंकि हम ट्रॉपिकल में रहते हैं, तो हमारे लिए एविडेंस के रूप में भी है। और तीसरा, जो ऑयल वगैरह के प्राइस वगैरह राइज हो रहे हैं बेटा, या शॉर्टेज आ रही है, उन चीजों के कारण भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज आर गोइंग टू एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बिकॉज दीज आर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, दे कैन बी कोज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, देयरफॉर वी हैव टू यूज रेन्यूएबल रिसोर्सेज। बता दिया एक पहले में, हमने इसीलिए करना चाहिए। दूसरा, इंडिया में एविडेंस है किसकी, सोलर एनर्जी की है, विंड एनर्जी की है एंड बायोमास की भी है। और राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस है बेटा, इससे क्या होता है बेटा, एंड देयर शॉर्टेज हैव रेज अनसर्टेनिटीज को पैदा कर दिया अबाउट एनर्जी के रिसोर्सेज के रूप में। तो राइजिंग प्राइस के कारण भी हमें किसकी आवश्यकता है बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी के भी राइज हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज, अब गैस के और ऑयल के तो होते ही थे, अब इलेक्ट्रिसिटी के भी राइज क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज रेन्यूएबल सोर्सेज एज कंपेयर टू द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। डिस्क्राइब एनी थ्री नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बताना। ध्यान रखना, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो एक तो लिमिटेड नहीं है और एक पोल्यूटेड नहीं है। तो सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी बेटा। सोलर एनर्जी इज ए ट्रॉपिकल कंट्री है, मैंने बताया था आपको ऊपर, इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है बेटा, क्या ट्रैप करने की, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की। और फोटोवोल्टेइक की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में, जो कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो सोलर एनर्जी रैपिडली बिकमिंग द पॉपुलर हो रही है कहाँ पे, रूरल और रिमोट एरियाज पे। सेकंड है विंड एनर्जी। इंडिया हमारी विंड सुपर पावर है बेटा, हमारे पास विंड के हार्नेस करने की बहुत जैसी जगह है। जैसे लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पे बेटा, इन लोकेटेड इन तमिलनाडु, नागरकोइल टू मदुरई तक बेटा क्या है, विंड पावर के हमने क्या लगा रखे हैं बेटा, एक लार्जेस्ट विंड फार्म का क्लस्टर बेटा, कहाँ पे, जो कि है आपका नागरकोइल से लेके मदुरई तक। अपार्ट फ्रॉम दीज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप है इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स है बेटा, ये हमारे। तो नागरकोइल और जैसलमेर में जो वेल नोन है किसके लिए, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी के लिए। कैसे यूज है बेटा, इफेक्टिव यूज के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आता है हमारा बायोगैस। सब्स के द्वारा, फार्म वेस्ट के द्वारा, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट के द्वारा हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए रूरल एरियाज में। बायोगैस प्लांट आर आल्सो नोन एज गोबर गैस प्लांट्स भी बोलते हैं। इट इज आल्सो एक कौन सा है बेटा, ये हमारा नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि इसके द्वारा एक तो पोल्यूशन नहीं होता और एक ये लिमिटेड नहीं है। इन रूरल इंडिया दे प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्म, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी देता है और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेन्योर भी देता है। तो ये हमारे रिलेटेड थे कैसे, सोलर एनर्जी के बारे में बताना कि ट्रॉपिकल कंट्री है, हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, हम सनलाइट हमें एबुडेंट मात्रा में मिलती है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, दैट इज फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। और सोलर एनर्जी हमारी फेमस हो भी रही है हमारे रिमोट एरियाज में। सेकंड बताना है विंड एनर्जी के बारे में, हम विंड की सुपर पावर है, लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पे है, नागरकोल से लेकर मदुरई तक तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और गुजरात में, और यहाँ पे लक्षद्वीप में इंपोर्टेंट विंड फार्म्स है। नागरकोल और जैसलमेर क्या बेटा, वेल नोन है, जाने जाते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी के लिए। बायोगैस सबसे फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से बनाई जाती है, एनर्जी देती है किसको, रूरल एरियाज को। गोबर गैस प्लांट है, इसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। इसके ट्विन बेनिफिट्स हैं, वन इज फॉर द एनर्जी, अनदर इज द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर बेटा। What are the potential sources of biogas बताने हैं बेटा। Potential sources of biogas are subs, farm waste and animal waste such as, ये कौन कौन से, सब्स हो गया या फार्म वेस्ट हो गया या एनिमल वेस्ट हो गया बेटा, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे क्या है हमारे वेस्ट है बेटा। जैसे सब्स, फार्म वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट है बेटा, ये सारे के सारे। और बेनिफिट्स क्या क्या है बेटा इसके बायोगैस के, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बिल्कुल हाई है, बर्न्स विदाउट स्मोक की विदाउट बर्न करता है, कॉजिंग नो पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है, और चीपेस्ट गैसियस फ्यूल है बेटा। और बायोगैस के दो बेनिफिट तो मैंने बताए थे, फार्मर को एनर्जी भी देता है और इम्प्रूव क्वालिटी का मेन्योर भी देता है। सबसे पहली बात तो क्या, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बेटा इसकी, हाई है। सबसे पहली बात क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बेटा इसकी, हाई है। सेकंड, विदाउट स्मोक के बर्न करता है, नो पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। और सेकंड, चीपेस्ट गैसियस फ्यूल है, कौन सा है, चीपेस्ट गैसियस फ्यूल है। और उससे अगले वाला कौन सा बेटा, आपका बायोगैस प्लांट प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर, को ट्विन बेनिफिट्स देता है। ये हमने हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब इससे आगे जो आगे के क्वेश्चन है, 40 से आगे के क्वेश्चन है बेटा, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास 10 यहीं तक है बेटा, ये हम कर सकते हैं 43 तक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर दैट मेक मिनरल एक्सट्रैक्शन कमर्शियल वायबल बनाया बेटा। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन द सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होने चाहिए बेटा। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव केसेस बनाती है जिसमें मिनरल और आपके माइंड किए जाते हैं। और मिनरल शुड बी क्लोज टू द किसके होनी चाहिए बेटा, मार्केट के, सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो बेटा आपकी, लो हो, दैट इज आल्सो द रीजन।
देखो 3 फैक्टर हैं जिससे मिनरल एक्सट्रैक्शन है। सबसे पहले कंसंट्रेशन है, दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर है और तीसरा है क्लोज टू द मार्केट है बेटा। यूज ऑफ कॉपर, देखो मैं इलेक्ट्रिक केबल्स में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, दैट इज द हमारा कॉपर का यूज हो सकता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर जो स्टेट्स हैं बेटा वो कौन कौन से हैं बेटा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान है। प्लेसर डिपॉजिट्स दोबारा फिर अगेन रिपीट हुआ है, ये एमसीक्यू में भी हुआ था और ये अभी 3 मार्क्स में भी हुआ, तो इट इज ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं किसके, सैंड्स ऑफ वैली के, फ्लोर और बेस ऑफ हिल्स के बेटा, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें मिनरल होते हैं विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, इनके द्वारा जंग नहीं लगा होता वाटर का, ऐसे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, एग्जाम्पल ऑफ किसके बेटा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है किसके, प्लेसर डिपॉजिट्स के। तो ये थे आपके 43 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और ये आगे 2 मार्क्स नहीं बेटा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे, 57 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन है बेटा। तो बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 से 58 तक, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। I hope you will understand all the things, all the concepts and the question and answers we will talk are understanding easily. Thank you very much. Have a nice day, beta. Thank you.